स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। आज से आप लोगों के लिए हम मैथ के सब्जेक्टिव सवाल के सेट यानी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आज से आप लोगों को मैथ के यानी सब्जेक्टिव सवालों के जो है सेट देंगे और रेगुलर देंगे। और इस सेट के अंदर आपको मिलेगा क्या, इस सेट के अंदर सबसे बेहतर चीज़ ये आपको देंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होता है, किसी भी सवाल को यानी करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो अप्रोच बताएंगे। और साथ ही साथ ये सवाल जो होंगे बिल्कुल और बिल्कुल आपको फाइनल एग्जाम वाले ही सवाल होंगे। बस ये सवालों को आप करते रहें, आप देखेंगे ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और हम लोग अच्छे अप्रोच के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ अच्छे स्कोर हम लोग करने वाले हैं जब ये सारे हम मेरे साथ सेट को आप करेंगे तो। ठीक है, तो ये आज का पहला सेट है और इसके बाद आप लोगों के लिए सेट 1 जैसे सेट 2 सेट 3 इस तरह से हम आप लोगों के लिए मैथ लेते आएंगे और आपको सिखाएंगे। चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल अगर देखें तो कहता है सिद्ध कीजिए कि 6 - 2 यानी √2 अपरिमेय संख्या है। ये कर आपको साबित करने के लिए आपको मालूम होगा कि ये सवाल आपके एग्जाम में हर साल 2 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं। आप बिहार बोर्ड से हैं तो हमेशा 2 मार्क्स वाले ये सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 2 तरीके से पूछा जाता है, एक ये तरीका है, दूसरा आपको इसी की जगह पे क्या दे देता, आपको देता कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम जिस सवाल को हम हल कर रहे हैं पहले इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, यानी परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है और ये Q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 में यहाँ 0 दे दिया हो तो ये आपका नहीं होगा, तब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होता कौन कौन है, तो परिमेय संख्या कौन होगा, जो आपका प्राकृत संख्या होगा वो परिमेय होगा, जो पूर्ण संख्या होगा वो परिमेय होगा, जो पूर्णांक संख्या होगा वो परिमेय कहलाएगा, जो डेसिमल नंबर होता है वो भी आपका क्या होता है, तो याद रखेंगे ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो कहा जाता है जो P/Q के रूप में नहीं होता है उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। या ये आप लोगों के लिए आप कहीं नहीं देखे होंगे, ये आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है वैसा नंबर जो रूट के अंदर हो लेकिन वो नंबर कौन सा, आभाज्य संख्या हो यानी प्राइम नंबर हो। तो अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ गया तो आप समझ जाइए कि वो आपका कौन सा नंबर है, तो वो आपका जो होगा अपरिमेय नंबर होगा। ठीक है, या फिर ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि रूट के अंदर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे हम बोले यहाँ पे कि अगर रूट के अंदर आपको 5 दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, 17 दे दिया, ये सब क्या है, ये सब आपका प्राइम नंबर है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो फिर आपका क्या होता है, वो आपका जो होगा अपरिमेय होगा। ये गुणनफल क्या होता है, ये गुणनफल क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम कह दिए कि यहाँ पे जो है आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 6। अब 6 क्या है, परिमेय है, नहीं परिमेय नहीं, ये अपरिमेय। क्यों क्यों अपरिमेय, तो ये देखिए ये 2 × 3 के यानी मल्टीपल का ही तो प्रोडक्ट है। और 2 क्या है, तो ये भी प्राइम नंबर है, 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो या फिर रूट के अंदर केवल प्राइम नंबर आए तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आइए और अगला क्या है, अगला तरीका ये भी है कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद अपने ऑर्डर को चेंज करता रहे, यानी सेम जैसे नंबरों को रिपीट ना करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम बताएं डेसिमल नंबर के बारे में, यहाँ देखिए 12 के बाद 12.333 ये रिपीट कर रहा था, एक जैसे नंबर रिपीट कर रहे थे तो ये परिमेय नंबर में आता है। लेकिन यहाँ देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे 0.10 1 0 1 1 0 है ना, 1 1 1 इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर को क्या कर रहा है, बदलते हुए जा रहा है, सेम ऑर्डर को रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। आइए थोड़ा सा वेट करेंगे। सवाल कोई आपका जो है ज़्यादा यानी भारी नहीं है। आप ये नहीं समझिए कि ये सवाल नहीं बनने वाला, सवाल तो बहुत ईजी है, लेकिन सवाल के पीछे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे तो फिर आप अच्छे से आप सवालों को कर सकते हैं। देखिए आइए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है आपको कि एक परिमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलता है? तो मिलता है आपको अपरिमेय संख्या। ये क्या है? आइए इसको भी समझते हैं। जैसे कह रहा है कि ये है आपका 2, ठीक है, इसको जोड़ दिए किससे? √3 से। अब जो मिलेगा आपको, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी इसका जो यानी आपको सम मिलेगा वो क्या होगा? यानी 2 प्लस, है ना, 2 प्लस √3 मिल जाएगा, ठीक है। और 2 प्लस √3 क्या है? यही तो आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या दोनों को अगर सम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। अगला कह रहा है कि एक परिमेय है, मान लीजिए कि एक परिमेय है और एक क्या है? अपरिमेय है। क्या है? एक अपरिमेय है। और दोनों को अगर हम यहाँ पे इस बार जोड़ेंगे नहीं, इस बार जोड़ेंगे नहीं, इस बार घटा देंगे। क्या करेंगे? इस बार घटा देंगे। जैसे यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी 5 माइनस √11 का, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला कहता है कि अगर ये मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि 9 है और 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? तो रूट यानी 2 से। किससे? √2 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कहेंगे 9√2। अब ये 9√2 क्या है? तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। अगला देखेंगे, यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे कहते हैं 11 डिवाइड बाय, है ना, √23, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11 बटे में रूट यानी 23। अब ये है क्या? ये भी अपरिमेय संख्या है। मूल बात, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर आप अच्छे से, यानी कहने का मतलब आप सवाल बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक परिमेय एक अपरिमेय, जब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। एक परिमेय एक अपरिमेय, इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो फिर भी अपरिमेय आएगा। एक परिमेय एक अपरिमेय, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी आपका अपरिमेय आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अगर हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, जो आपको रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है? वो भी अपरिमेय ही आता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए। हर हाल में, यानी हर बार आप देखेंगे रिजल्ट आपका सेम है। रिजल्ट सेम क्या है? तो अपरिमेय 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 ही संख्या है, ठीक है। आइए अब इस सवालों को हल कर लेते हैं, ठीक है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। 2 नंबर वाले सवाल हैं, यानी 2 अंक में यह पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आइए इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है? आप यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप लिखेंगे कि माना, क्या कहेंगे? माना ये 6, देखिए अगर थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा ठहर के बता दें। ये देखिए 6 क्या है? 6 है परिमेय, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? √2 क्या है? इसको कहते हैं अपरिमेय, ठीक है। यह है अपरिमेय। अभी अभी जस्ट बताए थे, इन दोनों के बीच क्या है? माइनस। अगर माइनस लगा दीजिए, एक परिमेय एक अपरिमेय, दोनों का माइनस, यानी दोनों का अगर डिफरेंस निकालते तो ये आपका अपरिमेय ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। ये अपरिमेय ही होगा। इसका रिजल्ट क्या है? अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिद्ध करके दिखाने के लिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है तो आइए सिद्ध कर देते हैं, क्या दिक्कत है? सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे कि माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक परिमेय है तो अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि परिमेय को क्या लिखा जाता है? परिमेय को P/Q लिखा जाता है। P/Q क्या लिखा जाता है? Q। अभी हम जस्ट आपको बताए थे, यहाँ पे आप देखे होंगे कि तुरंत बताए थे कि परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे P/Q में है, तो ये दोनों P और Q के बीच में क्या रिलेशन है? तो कहा जाता है P/Q के रिलेशन क्या है? कहता है यहाँ पे P तथा Q, ठीक है, क्या है? कोप्राइम है। क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम। अब आप समझिए यहाँ पे कोप्राइम क्या होता है ना। अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए यहाँ पे कोप्राइम क्या होता है। जैसे आपको कह दिए कि 2 है और नीचे में 3 है, एक यहाँ पे 6 देखिए और यहाँ पे 4 है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसको अगर टुकड़ा करें तो 2 तिया 6 होगा और 2 दूना 4 होगा, ठीक है। क्या होगा? 2 दूना
4 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या इसका टुकड़ा हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 गुना ज्यादा ज्यादा 1 करेंगे और 3 गुना ज्यादा ज्यादा आप 1 कर सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि केवल और केवल एक ही गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल एक, यानी एक ही कॉमन नंबर हो दोनों में। दोनों में क्या है? एक ही आए, उसी को कोप्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को कोप्राइम कहते हैं। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 6 आपका पहले से है। अगर p बटे क्यू इधर लेकर आए तो p बटे क्यू क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये बराबर, और जैसे माइनस को यानी -√2 को अगर हम बराबर की इस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम इतना भी कर सकते हैं, या फिर इसका अगर हम एलसीएम लेके इसको अगर देख ले तो यहाँ पे हो जाएगा 6q और माइनस में p। क्या हो जाएगा? माइनस में p हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? माइनस में p होगा। ठीक है, इसको हटा के हम थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। माइनस में क्या होगा? यहाँ पे p हो जाएगा, माइनस में p बराबर में क्या होगा? √2। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये टुकड़ा आपका अलग हो गया है, ये टुकड़ा अलग हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6q माइनस p बटे में q, ये बात एक परिमेय है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? वो है ना, यहाँ पे परिमेय संख्या। आप कहेंगे परिमेय संख्या कैसे लिखे सर? तो ये p बटे क्यू के रूप में है ना, p बटे क्यू के रूप में होता है तो वही परिमेय होता है। इसके ऊपर तो रूट लगा हुआ नहीं, अगर रूट लगा रहता तब कहते कि अपरिमेय, लेकिन ये है क्या? अभी परिमेय, तो हम लिख दिए परिमेय। और यहाँ पे देखेंगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय क्यों है? अभी जस्ट बताए थे, अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से पता चल गया ये क्या है? परिमेय, ये क्या है? अपरिमेय, और दोनों का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं, है ना, अतः नहीं, इस प्रकार कहेंगे, इस प्रकार एक परिमेय, क्योंकि एक परिमेय संख्या आ रहा है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या का अंतर, यू माइनस हो रहा है तो अंतर लिखेंगे, अंतर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ये बात अभी हम देखे थे उस साइड भी, दूसरे स्लाइड में देखे थे, प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात हम लोग देखे थे कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, दोनों अगर हम क्या बोले थे, दोनों अगर चाहे डिफरेंस हो दोनों के बीच में, है ना, घटाव का चिन्ह हो या जोड़ का चिन्ह हो या गुना का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, कहेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ, क्या हुआ? गलत हुआ, है ना। कहेंगे 6 माइनस √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए, इस तरह से पहला सवाल हम लोग हल कर लिए। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, सवाल, है ना, सवाल लगाना आसान है, सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं, बट उसके बिहाइंड क्या यानी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो अपरिमेय होता है, तो फिर आपके लिए सवाल जो होता है आसान हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोगों के सामने। अगला सवाल है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, आइए फिर इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बनाने का तो हम बना देंगे, इजी है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं,
आप आसानी से बना लोगे, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं तो बना दूंगा, लेकिन हो सकता है आप में से कोई ऐसे होंगे जिसको समझ में ना आए। तो आइए उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। इससे ये हो जाएगा कि अगर आप नहीं भी बनाए, ये चैप्टर अब तक नहीं भी पढ़े हैं, तो आप इस सवाल को लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहली बात, अगर इस सवाल को देखा जाए, इस सवाल को अगर देखा जाए तो सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा था यहाँ पे, है ना, देखिए सवाल में क्या कहा था, कहता है कि एक्स अक्ष पर, क्या है, एक्स अक्ष पर। तो पहले हम लोग अक्ष से समझेंगे कि एक्स अक्ष होता क्या है, एक्स अक्ष क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि निर्देशांक कुछ माइनस प्लस आ रहा है, समदूरस्थ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आइए देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो कहता है, ये देखिए ये लाइन अगर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे ये वाला अगर आप देख रहे होंगे लाइन को, तो इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। अब देखिए आपका जो राइट हैंड साइड होगा उसको कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष। और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष। ठीक है, एक्स डैश हो जाता है, या एक्स बार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये डैश या बार का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डैश का मतलब होता है कि जिधर डैश लगा हुआ है वो होता है ऋणात्मक वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक वैल्यू आएगा। और जिसमें यानी डैश नहीं लगा हुआ है उस पर कैसा वैल्यू आएगा, धनात्मक वैल्यू आएगा। कैसा वैल्यू आएगा, धनात्मक वैल्यू। इसीलिए आप देखेंगे आप लोग यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 इस तरह से लिखा जाता है। इस साइड अगर देखे होंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से आप देखे होंगे लिखा हुआ। अब देखिए ऊपर में y, केवल y है, यानी इसको कहते हैं y अक्ष। जब y अक्ष कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये भी आएगा प्लस में, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो y डैश अक्ष है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी होगा आपको -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। समझ पाए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए, अब होता है क्या है कि ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को काटा, जहां पे काटा एक दूसरे को, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। यानी करेंगे मतलब यहाँ से लाइन जो है ना, बनी है। ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0। ठीक है, कि ओरिजिन जो पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को काटा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब है ये आपको 0, 0 होगा। ये 0, 0 का मतलब क्या है, x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ से ही कोई चीज स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे कोई रुकी हुई है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो अभी हम 0 पे हैं। जैसे आगे बढ़े, अभी हम 1 कदम बढ़ गए, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। या मान लीजिए यहाँ से हम पीछे चले गए, तो आप पीछे यानी 1 कदम चले गए, तो जहां पर आप रुके हुए हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं और उसका निर्देशांक 0, 0 होता है। आइए, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा जाता है सेकेंड, है ना, यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को अलग अलग हिस्से में, यानी क्या किया है, अलग अलग हिस्से में इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 4 हिस्से में इसको अलग अलग हिस्से में किया। अब देखिए इसमें निर्देशांक लिखा जाता है। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, तो पहले लिखा जाता है निर्देशांक जब भी लिखेंगे, है ना, निर्देशांक जब भी लिखेंगे, निर्देशांक ना, थोड़ा सा बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए जो आप लोग में से जो जानते हैं इसको, तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आगे बढ़ सकते हैं, तो इसको स्किप करके आगे निकल जाइए। लेकिन जो नहीं जानते हैं सीखिए, आपको सिखा रहे हैं। निर्देशांक जो लिखा जाता है, निर्देशांक में सबसे पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x का यानी वैल्यू आएगा, फिर y का वैल्यू होगा, चाहे वो x माइनस में हो या x प्लस में हो, पहले ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए
पहले अच्छे देखिए, इन इन अगर आप एरिया के बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, इस वाले हिस्से के बारे में अगर देखो, इसके बारे में, यानी यहाँ से जो ऐसे बना है इस वाले हिस्से के लिए देखेंगे तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है ये भी देखो प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष है तो ये हो गया आपको धनात्मक, ठीक है। ये भी आपका क्या है y अक्ष है तो ये भी हो जाएगा धनात्मक। तो पहले जो क्वाड्रेंट है इसका जो निर्देशांक होगा यानी x का भी वैल्यू प्लस में और y का भी वैल्यू प्लस में। सेकेंड वाले में जो होगा x का वैल्यू माइनस होगा और y का प्लस होगा। थर्ड में x भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में। यहाँ पे अगर हम चौथे वाले में देखें तो x का वैल्यू प्लस होगा और y का वैल्यू क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है समदूरस्थ। क्या है समदूरस्थ? ये इक्विडिस्टेंट क्या होता है तो देखिए इसके बारे में हम आपको बताएं। किसी भी बिंदु से दोनों तरफ की दूरी बराबर हो। अगर कोई आप यहाँ पे बिंदु ले लिए किसी भी रेखा पे मान लीजिए, तो यहाँ से जितना लेंथ इधर होगा उतना ही लेंथ आप देखेंगे कि इधर भी होगा, यानी सेम लेंथ होगा। यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ मान लीजिए दोनों क्या होगा, यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ, दोनों का दोनों सेम होगा, दोनों का दोनों सेम, ठीक है। आइए जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेखा है, जिस रेखा पे यानी बिंदु है ए और बी, एक है ना पॉइंट ऐसा ले लिए, एक पॉइंट ऐसा ले लिए P कि P से जो लेंथ है A का, ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ दोनों बराबर। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, कहाँ से कहाँ तक, P से A तक, और फिर P से B तक भी अगर 4 ही सेंटीमीटर आ जाए तो कहने का मतलब दोनों बराबर। P से A की दूरी, P से B की दूरी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी PA बराबर में PB। तो इसी को कहा जाता है समदूरस्थ, ठीक है। किसी रेखा पर वह बिंदु जहां से दोनों तरफ क्या हो दूरी बराबर हो। आइए एक होता है दूरी सूत्र, इसी में है ना। तो इसी में दूरी सूत्र अगर देखेंगे तो दूरी सूत्र में क्या होता है, क्योंकि दो निर्देशांक दिया रहेगा तो फिर आप कैसे निकाल पाओगे, है ना। दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो कैसे निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझाने के लिए हम दे रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है, इसको मिला दिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से A से लेकर B तक जाने में आप कितना दूरी को यानी कवर किए हैं। तो इसीलिए A के निर्देशांक को लिखा जाता है x1 y1, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि B की दूरी को लिखा जाता है x यानी निर्देशांक को x2 y2 ये लिखा जाता है, ठीक है। x2 और y2 लिखा जाता है। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 में से y1 को आप सब्ट्रैक्ट करके उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। या आप x1 में से x2 को भी घटा सकते हैं, उससे कोई यानी आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप समझ गए, ये आपका जो था ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आइए हम आप जो है सवालों को करेंगे, ठीक है, सवालों को हल करेंगे। आइए सवाल क्या कहा था, एक्स अक्ष। थोड़ा सा अगर हम आपको समझा पाए तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या बोले थे, ये है आपका x, ये है x डैश, ये है y और ये है आपका सॉरी ये है y और ये है आपका y डैश, ठीक है। अब देखिए दो यानी पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है। देखिए अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 प्लस में है और ये जो 5 माइनस में है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में, ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। यानी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -5, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में देखें तो -2 और क्या है 9 है। अभी हम ये नहीं, इस पे हम कोई यानी नंबर नहीं बैठा है, हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, आप भी ले सकते हो। अब कहता है यहाँ पे कि माइनस है, x का वैल्यू माइनस है और y का वैल्यू क्या प्लस में है। इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट में, तो ये सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में इसमें होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 9 है, ठीक है। अब कहता है ये दोनों रेखा को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों रेखा को जब मिलाएंगे, ये दोनों रेखा देख पा रहे होंगे मिल रहा है, ये दोनों रेखा सॉरी है ना, ये दोनों रेखा देख रहे हैं, यानी दोनों पॉइंट को जब मिलाए तो एक रेखा बन गया, बना या नहीं बना। तो देखिए x को कहीं पे काट रहा है, x को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे काट रहा है। जब इस पॉइंट पे काट रहा है, मान लीजिए कि इसको हम P मान लेते हैं, तो कह रहा है कि ये बिंदु जो होगा समदूरस्थ होगा। यहाँ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होगा सेम होगा। अब ये मत देखिएगा कि ये थोड़ा सा लेंथ आगे पीछे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, हम आपको समझा भी दें।
इससे कोई यानी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो हम आकृति यानी बनाए इस तरह से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 - 5 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं बी। तो इससे पता चल गया मेरे सामने क्या है, मेरे सामने यानी 2 बिंदु दे रखा है। अब हमको P का यानी वैल्यू ज्ञात करना है, P का वैल्यू ज्ञात करना है। एक चीज और याद रखेंगे, अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या होता है, ए का निर्देशांक क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, जिस भी अक्ष पे होगा उस अक्ष पे उसका कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना। अगर x अक्ष पे है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं डाले हैं, हम मुझे मालूम नहीं है कि कितने यानी करने का मतलब जो डिस्टेंस पे हम नंबर को रखेंगे, ये जब मालूम ना हो तो हम यहाँ पे x लेंगे। और y की तरफ y, क्योंकि हम जब ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे तब हमको y का यानी वैल्यू मिलता है, y का निर्देशांक मिलता है, ठीक है, लेकिन y पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे हम ना तो नीचे की ओर गए ना ऊपर की ओर गए, इसका मतलब है y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से p के बारे में आप देखिए, तो क्योंकि x पर है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ना तो हम इस x से नीचे की ओर गए ना ऊपर की ओर गए, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आइए अब हम लोग सवाल को हल कर लेंगे, इतना हम लोग जान गए तो, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो तरीका बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका है ना। आप अच्छे से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मान लीजिए अगर अब तक अगर आप नहीं पढ़े ये चैप्टर, यानी 7th चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप तक नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जिस तरीके से आपको बताएं इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार में नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से इसको देखिए, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान से आपको बता रहे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखिए, ए का कोऑर्डिनेट -2 9 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये हम लिख पाए तो बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 -2 ना, क्या था, -2, ठीक है। बी का वैल्यू, अच्छा हम उल्टा लिखे ना, ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, बी का 2 - 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो p का कोऑर्डिनेट निकलेगा, x का तो वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है कि pa, क्या निकालना है, हमको ये दिखाना है कि pa और बराबर में pb दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जितना लेंथ p से b का होगा उतना ही लेंथ p से a का होगा। अगर दोनों बराबर है तो ये समदूरस्थ होगा, और समदूरस्थ में दोनों बराबर होता ही होता है, याद रखेंगे, हमेशा होता है, ठीक है, होता है। समदूरस्थ का मतलब ही बराबर होता है। अगर हम यहाँ से p a या p b कुछ भी निकाल लीजिए तो उससे, है ना, यानी इधर लिखे या उधर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे अब हम लोग निकाल लेंगे। अगर p a को देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और, अगर हम सॉरी, देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और चीज़ को बेहतर कर पाए, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। x1 अगर इसका देखें, x1 बराबर आप देखोगे ये हो जाएगा आपको, अच्छा एक चीज हम पहले ले लेते हैं pa जब लेंगे तो pa का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, p और a ले रहे हैं, p और, है ना, p और a के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, p और a के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे p में जो कोऑर्डिनेट होगा, p a की बात कर रहे हैं, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी इसमें कहते हैं x1, मान लीजिए y1, तो देखिए ये x1 के जगह पे क्या है, p, देखिए p की जगह पे x, और y1 की जगह पे क्या है इसमें 0, ठीक है। एंड a के बारे में हम सोच रहे हैं, a में भी क्या आएगा, x2 इसको कहेंगे और x1 कहेंगे, यानी y2 कहेंगे, x2 और y2 कहेंगे। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या होगा, a की जगह पे, यहाँ पे देखिए a के बारे में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको -2, और यहाँ पे इसके बारे में होगा 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं आप pa का, ठीक है, किसका, pa का फॉर्मूला हम जानते हैं, कहते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कहेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप ध्यान दोगे यहाँ पे x2 का वैल्यू है क्या, x2 का वैल्यू आप देखोगे -2 है तो -2 लगा दो, फिर ये वाला माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू x है तो x लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 9 है, 9 लगा दीजिए, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, 0 लगा दीजिए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, रहने दीजिए। अब अगर हम लोग निकालें किसका, अगर हम लोग निकालें अब यहाँ पे पी बी का निकालेंगे तो देखिए P एंड B का निकालते हैं, फॉर्मूला वही है, क्या कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर कहोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम x1 देखिए p के लिए, देखिए p के लिए x1 है ना, y1 है, तो b के लिए x2 और y2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें x2 ये हो गया और ये देखेंगे तो y2 हो गया, क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो x2 का वैल्यू हो गया आपको 2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर कहता है यहाँ पे y2 की जगह पे -5, फिर माइनस ये फॉर्मूला वाला, और y1 का वैल्यू हो गया 0, इसका होल स्क्वायर। और अभी हम लोग जाने कि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, क्या बोला, समदूरस्थ है, तो जो लेंथ PA का होगा वही PB का होगा, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि PA इक्वल टू PB, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा तो आप देखें हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम क्या कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि PA का वैल्यू क्या है, PA का वैल्यू है यहाँ पे -2 माइनस x का होल स्क्वायर, और 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, इसका रूट लगा हुआ है बराबर में। यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस x, क्योंकि ये PB है, और यहाँ पे हम PA लिखें तो PB लिखेंगे तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, देखिए -5 में से 0 घटा दीजिए तो -5 होगा, -5 का जो स्क्वायर होगा, -5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, कैसे होगा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो -5 गुना -5 यहाँ पे 25 हो जाएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना 5 25 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 लिखेंगे, ठीक है, इसका भी रूट लगा हुआ। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, कहेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे वर्ग करेंगे इससे क्या होगा कि ये जो आपका वर्ग है स्क्वायर से क्या होगा, यानी कट जाएगा, रूट जो होगा कट जाएगा। अब बच क्या जाएगा, -2x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 81, और यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िए तो ये होगा a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, है ना, -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपको प्लस यानी 4, फिर कहता है -2ab, तो 2 फॉर्मूला से एक जगह पे माइनस है, यानी क्या है, माइनस है, तो ये माइनस पहले से था, तो है ना, ये आपको पूरा लिख देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग सभी तो नहीं, कुछ विद्यार्थी यानी कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी a स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फिर कहता है 2ab, तो 2 फॉर्मूला से a की जगह पे -2b, अगर हम b की जगह पे देखें तो b की जगह पे हो जाएगा आपको, है ना, x, क्या हो जाएगा x, फिर ये प्लस से क्या, यानी यहाँ पे हो जाएगा x यानी a स्क्वायर -2ab, और प्लस में b स्क्वायर, b की जगह पे x स्क्वायर तो x स्क्वायर डालेंगे बराबर, कहता a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, -2a की जगह पे यानी 2, b की जगह पे x, और फिर कहता है यहाँ पे b का स्क्वायर, तो b की जगह पे x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या है 25 है तो 25 कर लीजिए, प्लस में 25। अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर इस साइड भी है, x स्क्वायर इस साइड भी है, दोनों प्लस में तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और 2 दूना 4 ये होगा, ये भी कट जाएगा।
अब आपके पास क्या है, माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 दूना 4 और x का x, और यहाँ पे है ना ये 81 नहीं लिखे थे, यहाँ पे 81 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 81, ठीक है, बराबर। उसके बाद देखिए माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस 4x, और प्लस में क्या है 25, आप यहाँ पे 25 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4x आपके पास यहाँ पे है, 4x ये इधर आएगा तो प्लस में 4x होगा, क्या होगा, प्लस में 4x होगा। ये आपका 25 पहले से इस साइड में, इधर 81 को भेजेंगे तो माइनस 81 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8x बराबर में, अगर आप इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 7 में से यानी 2 गया है ना 5, तो माइनस यानी 56 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 56। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। x बराबर में क्या होगा, तो कहेंगे माइनस 56 बटे में 8, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस, यानी कहने का मतलब 7 8 56, क्या हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ पे जो होगा, यानी कहने का मतलब हम जो यहाँ पे रखे हैं, ये लाइन यहाँ से नहीं होकर ये लाइन इधर से होकर गया होगा, जो कि -7 आया होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब इसको हम सही से ग्राफ पे बनाएंगे तो फिर ये लाइन जो होगा प्लस वाले पे नहीं जाकर इस पे आएगा, ठीक है, इधर से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यानी इस सवाल को भी हल कर दिए। आइए अगले सवाल को हम लोग हल करते हैं। अगला अगर सवाल देखें यहाँ पे, ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर में कहता है सेक थीटा और टेन थीटा। आइए हल करते हैं। जब इनको हल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS मेरे सामने क्या है, LHS मेरे सामने क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखेंगे मेरे सामने जो LHS है वो दे रखा है √1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। अब देखिए करना क्या है, नीचे जो आपको दिया गया है बस उसी से नीचे ऊपर एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, उसके या विपरीत साइन से, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो आपको माइनस में दिया है हम क्या करेंगे, इसी को प्लस करके नीचे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए क्या था, 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये क्यों किए, तो इससे हमको एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ से हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा है, और एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार आ गया। नीचे में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको, एक बार प्लस में है, एक बार आपका ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक और बात आप याद रखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये आपको कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और याद रखिएगा रूट के अंदर से कोई भी नंबर तब निकलता है जब उसका स्क्वायर वाला फॉर्म होता है, या आप कह सकते हैं कि सेम नंबर 2 बार आया हो तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, वो नंबर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन थीटा रूट से बाहर आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और यह भी रूट से बाहर नहीं आया तो रूट लगा के रखेंगे साइन कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, ऊपर में 1 प्लस में साइन थीटा है ही, और नीचे में देखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, केवल और केवल कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा आप क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, यानी अलग अलग नंबर में 1 बटे कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा जो होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा बाय कोस थीटा जो होता है ये टेन थीटा के बराबर होता है। और इस तरह से देखें कि ये हमारा RHS के इक्वल है, तो हम ये बात प्रूव यहाँ पे कर दिए। ये आपका रफ था, आप बगल में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस सवाल को हल कर लिए, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ, और
सवाल नंबर यानी 4 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम ठहर ठहर के आपको बता रहे हैं, है ना। आप अगर नहीं ये चैप्टर बनाए तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखिए सवाल पढ़ें। सवाल कहता है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले, सेमी मतलब 21 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, वृत्त की एक जीवा केंद्र पर, वृत्त की जीवा एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, है ना, अंतरित करती है। तो कहता है संगत, है ना, यहाँ पे कह रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट बनाए तो तुरंत बना देंगे, है ना, तुरंत बना देंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें। आइए थोड़ा सा हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पे, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम क्या किए, ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक सर्कल लिए, और सर्कल कौन सा है, तो ओ सेंटर वाले, ओ केंद्र वाले हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक सर्कल लिए। ठीक है, अब देखिए सर्कल में ये अगर ओ केंद्र है तो ओ केंद्र से ये जो परिधि तक, ये दूरी, ओ केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या। ये क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या। और अगर केंद्र से होकर सबसे बड़ी यानी रेखा खींच दे तो उसको कहा जाता है व्यास, जिसको डी से सूचित किए। किसी दो, है ना, देखिए ये क्या है, ये परिधि है, परिधि को यानी कोई ऐसा रेखाखंड जो परिधि को मिलाता हो तो उसको हम लोग कहते हैं जीवा। देखिए आर का मतलब त्रिज्या, डी का मतलब व्यास, ए बी जो यहाँ पे ये हमारा जीवा है। फिर से समझिए, केंद्र से परिधि तक, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है गोल, इसको परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं, है ना। केंद्र से होकर सबसे बड़ी वाले अगर हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींच दें, इसको जीवा भी कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। और परिधि के दो यानी दो टुकड़ा को मिलाने वाला जो होता है रेखा, उसको कहते हैं जीवा। तो ये भी देखिए क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें और इसको हम P मान ले, इसको Q मान ले, देखिए PQ भी क्या है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, यानी आप परिधि के दो यानी खंडों को मिला रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आइए सूत्र समझते हैं। त्रिज्या का जो सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास की आधी, और व्यास जब भी पूछेगा तो यहाँ पे हम कहेंगे त्रिज्या की 2 गुनी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ये ए और बी क्या है, तो इसी को तो हम जीवा बोले थे। अभी क्या बोले थे, जीवा। और जीवा पर जो त्रिज्या होती है, जीवा को 2 बराबर हिस्से में काटती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी को हम लिखे यहाँ पे, त्रिज्या जीवा पर लंब द्विभाजक होता है, यानी लंब भी होता है और उसको 2 बराबर भाग में बांटता भी है। आगे देखिए, ये ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है। तो वृत्त का जो परिधि होगा 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि 5 नंबर में कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, ओ केंद्र वाला अगर एक वृत्त है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और इसके बीच में एक एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो अभी इन दोनों के बीच का ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जिसको अभी हम इसे मार्क किए, इस वाले हिस्से का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी को कहते हैं, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ केंद्र पर जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे फिर देखिए, अगर ये आपका क्या है, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ये इसका त्रिज्या है, ये इसका त्रिज्या है, और इनके बीच में यहाँ पे देखेंगे थीटा कोण बन रहा है। तब यहाँ से ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, जहाँ से अभी हम इसको देख रहे हैं, ए से लेकर बी तक, ये वाले हिस्से को कहते हैं चाप। इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसको कहते हैं चाप। अब इस चाप की जो लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में देखिए, कहता अगर वो केंद्र वाला एक यानी वृत्त है और ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर, क्योंकि त्रिज्या जो होता है सभी त्रिज्या एक दूसरे के बराबर होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं ये जीवा है। अब इनके द्वारा आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक बन गया त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो हम कह सकते हैं ये वाला हिस्सा के बारे में, ये वाला जो हिस्सा, ये खाली हिस्सा,
ये जो आप खाली हिस्सा देख रहे हो नीचे में जो खाली हिस्सा देख रहे हैं, ये जो खाली हिस्सा, ये खाली हिस्सा, इसी खाली हिस्सा को हम कहते हैं त्रिज्यखंड, है ना। क्या कहते हैं इसको, सॉरी वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो खाली वाला हिस्सा था इसी का क्षेत्रफल पूछेगा, जो कि आपके सवाल में, ये जो सवाल है इसमें यही पूछा जा रहा है, क्या ना, कि वृत्तखंड का यानी क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब है ये वाले हिस्से का यानी क्षेत्रफल मांग रहा है, एरिया मांग रहा है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या बना है, एक ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल कौन सा बना था, है ना, इस पर अगर ध्यान दोगे तो ट्राइंगल कौन सा बना था, ओ ए बी, इसको हम यहाँ पे लिए ओ ए बी। ध्यान दीजिएगा, ओ से ए ये त्रिज्या आर है, वहां भी ओ से ए त्रिज्या आर है, ओ से बी भी त्रिज्या आर है। ठीक है, नो डाउट। अब देखिए होता क्या है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आप अलग अलग देखे होंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अलग होता है, विषमबाहु त्रिभुज का अलग होता है, और समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है सब अलग होता है। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको आसान एक फॉर्मूला बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको अब तक आपके टीचर नहीं बताए होंगे, ठीक है, नहीं बताए होंगे, हम आपको बता रहे हैं। आइए देखिए क्या था, ये था आपका त्रिज्या, ये था आपका त्रिज्या, दोनों यानी क्या है, त्रिज्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और बीच में आपको एंगल दिया हुआ है। क्या है, बीच में एंगल दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ है। जब इस तरह से कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो, मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और बीच में कह दे एक एंगल है, तब इसका जो फॉर्मूला होता है इसी को हम ए मानते हैं, इसको अभी हम बी बोल दिए हैं, ये आपका थीटा है ना, मान लीजिए ये आपका थीटा है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज किसका, ओ, है ना, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्या किसका, ओ ए बी का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो होगा 1/2, है ना, 1/2 ए बी। ए क्या है, ये भी त्रिज्या, यानी दोनों बगल की साइड, ए और बी क्या है, बगल की साइड, है ना, और साइन थीटा। इस पर हम जैसे रखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी बोले थे कि 6 और 8 है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 1/2, ए के जगह पे 6, है ना, बी के जगह पे आपको 8, और यहाँ पे साइन और थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री। अब देखिए अगर देखेंगे तो काट देंगे, 4 दूना 8, 6 चौके 24, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी इसका जो क्षेत्रफल है इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 12 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ भी जो वैल्यू दिया रहेगा हम आसानी से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का मदद करके। अब आता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे अभी आपको बताए थे, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको बताए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ये पूरे का निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निकलेगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए केवल ये रंगीन भाग का। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा लेंगे, इसका मतलब है जो बचेगा वही हमारा वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अब इस सवाल को हल करेंगे। अब उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझेंगे, 101% आप समझ जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल, यानी जो हम लोग का था ये वाला सवाल, आइए फटाफट हम लोग बना देते हैं। पहले कहा यहाँ पे कि एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त पे क्या था, कहा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इसमें। अगर हम त्रिज्या देखें इसमें कितना त्रिज्या, अगर इसको हम त्रिज्या मान रहे हैं, है ना, ये अगर हमारा केंद्र है तो ये हमारा त्रिज्या होगा, और ये भी हमारा त्रिज्या होगा। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 21 ही सेंटीमीटर होगा, आप फिगर पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एंगल बना है, और एंगल कितना डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का बना हुआ है, और कह रहा है और जीवा के द्वारा, तो जीवा कौन होगा, यहाँ पे जीवा हो जाएगा आपका ये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप मुझे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जिसको अभी हम मार्क कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सिंपल सा काम, अगर हम पूरे का निकालेंगे तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के एरिया को निकाल देंगे। देखिए हल जब करेंगे तो दिया क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे दिया क्या है तो कहेंगे त्रिज्या, मुझे त्रिज्या दे रखा है। पहले त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21 सेंटीमीटर।
राइट। अगर कोण देखें, कोण कितना दे रखा है, तो कोण दे रखा है जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, यहाँ पे आप त्रिज्या को आर कह सकते हैं। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, है ना, ओ ए बी। क्या ले लिए, ए, है ना, ओ ए बी। अगर हम यहाँ पे निकालें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालें, देखिए आसान है, आपके टीचर ऐसे बताए भी नहीं होंगे, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आपको बताए थे ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। 1/2, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 21, क्योंकि यहाँ ये भी 21, ये भी 21, तो 21 गुना 21 क्या होगा, 21 गुना 21 और साइन 60 डिग्री। ठीक है, 21 गुना 21 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 441। 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 और बटे में ये वाला 2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या यही होता है ना, आप कहेंगे हाँ यही होता है। तो यहाँ पर हो गया 441 और नीचे में 2 दूना 4 और ऊपर में लग जाएगा √3। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, केवल और केवल त्रिभुज का। अब हम किसका निकालेंगे, अब निकालते हैं, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए। त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ओ ए साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ तक ये पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर देखा जाए तो ये पूरा का, जब पूरा निकलेगा तो इसका मतलब ये व्हाइट वाला भी आ गया, ये व्हाइट वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो व्हाइट वाला भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, व्हाइट के साथ साथ क्या त्रिभुज का भी निकल गया। हम क्या करेंगे, इस पूरे को जब निकाल लेंगे तो इसमें से, है ना, इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ट्रायंगल को घटा लेंगे। जब ट्रायंगल घट जाएगा, पूरे में से ट्रायंगल को निकाल देंगे तो बच जाएगा केवल व्हाइट वाला। तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कहेंगे त्रिज्यखंड, क्या दिख रहा है ये, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिख पाए। ठीक है, यही ले लेते हैं। चलिए, अगर हम कह दें त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा, त्रिज्यखंड कौन है, तो त्रिज्यखंड हम कहेंगे ओ ए सी बी। ये कर लेते हैं, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, θ/360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, नो डाउट। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 360, पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाता है। अगर मालूम ना हो तो जान लीजिए, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, दोनों यानी यूज किया जाता है आपके मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात ले रहे हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कर लिए यानी पाई का वैल्यू ले लिए और यहाँ पे आर स्क्वायर। आर क्या है, तो आर है आपका त्रिज्या जो कि 21 गुना 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम 60 से काटते हैं तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, अगर 3 से काटे इसमें तो 7 बार में कटेगा। 7 से आप देखेंगे, इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस दो से देखें तो ये इस 2 से देखें तो 11 बार में ये कट जाएगा। तो नीचे में आपको कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया, 11 गुना 21। 11 गुना 21 अगर करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 11 गुना अगर 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 क्या 11 और 11 दूना 22 21, यानी 200 आपको 31 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। किसका, तो ये पूरे का निकला। ठीक है, ठीक है ना, क्या गलत किए, 11 क्या 11, हाँ 11 दूना 22 23। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब इतना सेंटीमीटर किसका निकला, पूरे का निकला। लेकिन हमको क्या चाहिए, व्हाइट वाला का चाहिए। तो हमको चाहिए कौन सा, वृत्तखंड का क्षेत्र, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका अगर हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो टोटल में से टोटल जो आया है 223 और 231 जो आया है, इसमें से घटा लेंगे किसको, इसमें से घटा लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो कि आया है यहाँ पे 441√3 बटे में यहाँ पे 4। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा,
यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए कि किस तरह से इसमें कॉन्सेप्ट लगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। आइए आखिरी सवाल बनाएंगे, आज का आखिरी सवाल। ठीक है, ये सारी बात आपको बता चुके हैं, है ना। आइए अब आखिरी सवाल बनाएंगे जो कि आपका प्रायिकता से। ठीक है, प्रायिकता से, राइट। आइए देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया कि एक डब्बे में जो है, एक डब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे। इस डिब्बे, यहाँ पे डिब्बा होगा, है ना, इस डिब्बे में से एक कंचा जो है यादृच्छिक, है ना, यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया जो कंचा होगा लाल होगा और हरा होगा। ठीक है, आइए हम लोग हल करेंगे। जब हल करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग हल करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हल करते हैं तो क्या निकालेंगे? जब हल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है इस बात पे हम लोग ध्यान दें। हम लोग ध्यान देंगे कि क्या दिया हुआ है ना, हम लोग ध्यान देंगे क्या दिया हुआ। देखिए लाल कंचे, लाल कंचे, लाल कंचे कितना दिया हुआ है? तो 4। उसको सफ़ेद देखेंगे, सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है आपको 8। उसके बाद देखें हम लोग हरे कंचे कितना है? हरे कंचे, तो हरे कंचे हो गया, हरे कंचे की संख्या ये हो गया आपको 5। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे कुल कंचे कितना है? कुल कंचे, अगर कुल कंचे की बात करें तो ये हो जाएगा 4 + 8 प्लस में यहाँ पे 5, कहने का मतलब 13 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 कंचे, 17 कंचे हो जाएंगे टोटल। ठीक है, टोटल 17 कंचे हो जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या, एक नंबर में कहा लाल कंचा हो, क्या हो? लाल कंचा, लाल कंचे की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल कंचे की प्रायिकता, कंचे की प्रायिकता। लाल कंचे की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कहा जाता है, अगर आपको हम साधारण भाषा में समझाएं, कहता है डिजायर, है ना, डिजायर ऑब्जेक्ट अपॉन, है ना, टोटल ऑब्जेक्ट। यहाँ नीचे में क्या होगा? टोटल ऑब्जेक्ट। यानी आप निकालना क्या चाह रहे हैं, आपका डिजायर क्या, आप किसको ढूंढ रहे हैं, है ना, वो लिखेंगे। और टोटल क्या है, कितने में से, तो वो कुल हो जाएगा आपका नीचे। तो देखिए लाल कंचा अगर देखें तो लाल कंचा आपके पास है कितना? 4, और टोटल है कितना? तो टोटल है 17। ये आपका आंसर हो गया पहले नंबर का। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, कहता है 2 नंबर में, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि हरा ना हो, हरा नहीं है। तो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि हरा, है ना, है ना, हरे कंचे, है ना, हरे कंचे को अगर निकाल दिया जाए, है ना, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगा? अगर हम कह दें हरे कंचे नहीं, है ना, यहाँ पे क्या कहेंगे? हरे कंचे ना होने की प्रायिकता, ना होने की, होने की प्रायिकता। अगर इसकी प्रायिकता हम लोग निकालेंगे तो होगा क्या? तो आप देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो तो हम नीचे रखेंगे। अब होगा क्या कि हरे कंचे को क्या करेंगे, टोटल में से हरे कंचे को आप निकाल दीजिए। तो हरा कंचा था कितना? 5। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो बच जाएगा 12/17, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि हम लोग क्या किए कि टोटल जो है 5 सवाल, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बस सवाल को नहीं देखेंगे, है ना, सवाल के पीछे क्या आपको, यानी आपको
कॉन्सेप्ट दिए हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो आप लोग यानी फीडबैक दीजिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और कमेंट के ज़रिए से बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और क्लास को आप एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए यानी सवालों के साथ, और इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।